स्वागत है। आज जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम भारतीय राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, प्रशांत किशोर। आज भारत के जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनाव रणनीतिकार हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। एक ऐसा नाम जो मतलब पिछले एक दशक में कई हाई प्रोफाइल चुनावी जीत और हार दोनों से जुड़ा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके सफर पर ही केंद्रित है। ये समझने की कोशिश है कि बिहार के एक छोटे मामूली से शहर बक्सर से निकलकर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान बनाकर फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया। इस चर्चा का मकसद है प्रशांत किशोर के जीवन के उन अहम पड़ावों को, उन मोड़ों को समझना जिन्होंने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी शिक्षा, फिर संयुक्त राष्ट्र में उनका वो काफी लंबा कार्यकाल और फिर अचानक राजनीति की दुनिया में उनका आना और अलग अलग दलों के साथ जुड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी तक अलग अलग विचारधाराओं वाले नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। तो चलिए इस दिलचस्प और काफी हद तक असाधारण सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनकी कहानी के अलग अलग पहलुओं को खोलते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म साल 1977 के आसपास बताया जाता है। उनका शुरुआती जीवन बिहार के बक्सर शहर में बीता, जो शायद राष्ट्रीय नक्शे पर बहुत बड़ा शहर नहीं माना जाता। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक जाने माने डॉक्टर थे। जानकारी के अनुसार वो बक्सर और उससे पहले पास के ही भोजपुर जिले के शाहपुर कस्बे में सरकारी डॉक्टर के तौर पर सेवा देते थे। हालांकि वो मूल रूप से बिहार के ही रोहतास जिले के कोनानी गांव के रहने वाले थे। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया है। परिवार की बात करें तो प्रशांत किशोर के अलावा एक भाई और दो बहनें भी हैं। बक्सर में परिवार को जानने वाले बताते हैं कि उनके भाई अब दिल्ली में रहते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी माँ बक्सर से सटे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली हैं। तो एक तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से उनका पारिवारिक जुड़ाव रहा है। हाँ, यहाँ रुककर ये सोचना वाकई दिलचस्प है। बक्सर जैसे शहर से एक डॉक्टर पिता के परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसका बाद का करियर इतना हाई प्रोफाइल और राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा हो, ये पृष्ठभूमि उनके बाद के जीवन के बिल्कुल विपरीत लगती है ना। अक्सर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति या बड़े रणनीतिक पदों पर पहुंचने वाले लोग या तो राजनीतिक परिवारों से होते हैं या फिर बड़े महानगरीय केंद्रों से। उनका बक्सर से शुरू होना ही उनकी यात्रा को असाधारण बनाता है। ये दिखाता है कि प्रतिभा और महत्वाकांक्षा किसी भी जगह से उभर सकती है। बिल्कुल। और शिक्षा की बात करें तो उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा बक्सर में ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे दक्षिण भारत चले गए। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद का रुख किया। उस दौर में और आज भी इंजीनियरिंग कई युवाओं के लिए एक कह सकते हैं प्रतिष्ठित और सुरक्षित करियर विकल्प माना जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम मोड़ आता है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपना रास्ता बदला। उन्होंने पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। इंजीनियरिंग से पब्लिक हेल्थ, ये एक बड़ा बदलाव है। ये सोचना दिलचस्प है कि इस बदलाव के पीछे क्या वजह रही होगी। क्या ये किसी खास रुचि का नतीजा था या करियर को लेकर एक अलग सोच? ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इंजीनियरिंग समस्याओं को सुलझाने का एक तकनीकी नजरिया देता है, जबकि पब्लिक हेल्थ वो समाज, समुदाय, बड़े पैमाने पर डेटा और मानव व्यवहार से जुड़ा क्षेत्र है। हो सकता है कि इंजीनियरिंग के बाद उन्हें लगा हो कि वे समाज पर ज्यादा सीधा प्रभाव डालने वाले क्षेत्र में काम करना चाहते हो, या शायद पब्लिक हेल्थ के जो विश्लेषणात्मक पहलू हैं, जैसे महामारी विज्ञान या स्वास्थ्य प्रणालियों का अध्ययन, वो उन्हें आकर्षित कर रहा था। कारण जो भी हो, इस अकादमिक बदलाव ने उनके भविष्य के करियर की नींव रखी, शायद अनजाने में ही। और पब्लिक हेल्थ में ये विशेषज्ञता उन्हें एक बहुत बड़े मंच तक ले गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक प्रशिक्षित पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करने लगे। ये उनके करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था। यूएन में उनकी पहली पोस्टिंग जानकारी के मुताबिक भारत में ही आंध्र प्रदेश में हुई। इसके बाद उनका तबादला उनके गृह राज्य बिहार हो गया। तो उन्होंने जमीनी स्तर पर भारत में भी काम किया, लेकिन जल्द ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिला। कुछ समय बाद वे न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में काम करने लगे और फिर उन्हें यूएन के तहत ही अफ्रीका के कई देशों में भेजा गया। करीब एक दशक तक वो यूएन से जुड़े रहे। संयुक्त राष्ट्र में एक दशक का अनुभव, और खासकर पब्लिक हेल्थ जैसे क्षेत्र में, और वो भी अफ्रीका जैसे चुनौतीपूर्ण माहौल में, ये किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण और कौशल को गहराई से प्रभावित करता है। सोचिए, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना,
विभिन्न देशों की सरकारों और स्थानीय समुदायों के साथ काम करना, सीमित संसाधनों में परिणाम देना और सबसे महत्वपूर्ण डेटा का विश्लेषण करके नीतियों को आकार देना, ये सभी कौशल लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सब बाद में राजनीतिक रणनीति बनाने में कितने उपयोगी साबित हुए होंगे। ये एक तरह का अनूठा ट्रेनिंग ग्राउंड था उनके लिए। हाँ, ये कनेक्शन वाकई बहुत तार्किक लगता है। और इसी यूएन कार्यकाल के दौरान जब वे अफ्रीका में तैनात थे, कहा जाता है कि उन्होंने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण की स्थिति पर एक रिसर्च पेपर या रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में अन्य राज्यों के साथ गुजरात का भी जिक्र था। अब ये दावा किया जाता है, और इस पर पूरी तरह पुष्टि शायद मुश्किल हो, कि इसी रिपोर्ट के माध्यम से या इसके बाद उनकी मुलाकात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। ये कथित मुलाकात अगर हुई तो उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई होगी। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र का स्थापित अंतर्राष्ट्रीय करियर और दूसरी तरफ भारत की जटिल, अनिश्चित और कह सकते हैं काफी डायनामिक राजनीति। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि ये मुलाकात भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। बिल्कुल, और यहीं से प्रशांत किशोर के जीवन का एक नया चरण शुरू होता है, राजनीति में प्रवेश। ये लगभग 34 साल की उम्र में साल 2011 के आसपास हुआ। उस समय वे, जैसा हमने बात की, संयुक्त राष्ट्र के तहत अफ्रीका में एक अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। एक कहानी ये भी बताई जाती है कि किसी कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कोई प्रेजेंटेशन दिया था, और उनके प्रस्तुति देने के अंदाज ने, शायद वो डेटा संचालित और स्पष्ट तर्कों ने, मोदी को काफी प्रभावित किया। इसके बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ा। ये वो क्षण था जब उनका करियर पब्लिक हेल्थ और अंतर्राष्ट्रीय विकास से हटकर सीधे भारतीय राजनीति की ओर मुड़ने लगा। ये वाकई बड़ा फैसला था। संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रतिष्ठित संस्था की नौकरी, एक अंतर्राष्ट्रीय जीवन शैली, उसे छोड़कर गुजरात आना और एक क्षेत्रीय नेता जो उस समय राष्ट्रीय राजनीति में उभर रहे थे के साथ काम करना, इसमें एक बड़ा जोखिम था, लेकिन शायद एक बड़ा अवसर भी दिखा होगा उन्हें। ये दर्शाता है कि उनमें शायद शुरू से ही कुछ अलग करने की महत्वाकांक्षा थी। नरेंद्र मोदी के साथ ये शुरुआती संपर्क उनके करियर की दिशा बदलने वाला साबित हुआ, जिसने उन्हें एक पूरी तरह से नए और कहीं ज्यादा विवादास्पद क्षेत्र में ला खड़ा किया। हाँ, और इसके तुरंत बाद प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसे ब्रांड मैनेजर की भूमिका कहते हैं। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये एक पूरे करियर पथ को, एक पूरी दुनिया को बदलना था। ब्रांड मैनेजर से मतलब शायद सिर्फ नारे गढ़ना या विज्ञापन बनाना नहीं, बल्कि नेता की पूरी छवि, उनके संदेश, उनकी नीतियों का प्रचार और जनता तक उनकी पहुंच को एक पेशेवर, रणनीतिक तरीके से प्रबंधित करना था। इसी दौरान उन्होंने आई पैक नाम का एक संगठन भी बनाया। इसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यह संगठन राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनाव अभियान, ब्रांडिंग, डेटा विश्लेषण और संचार रणनीति जैसी पेशेवर सेवाएं मुहैया कराता है। ये उनके काम को एक संस्थागत रूप देने का प्रयास था, सिर्फ एक व्यक्ति की सलाह से आगे बढ़कर एक पूरी टीम और सिस्टम बनाने की कोशिश। हाँ, आईपैक की स्थापना भी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने चुनावी रणनीति को एक संगठित, पेशेवर सेवा के रूप में स्थापित किया। पहले भी सलाहकार होते थे, लेकिन आईपैक ने इसे बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों युवाओं की टीम के साथ करना शुरू किया। यह भारतीय चुनावों के प्रोफेशनलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसका प्रभाव आज हम और भी ज्यादा देख रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में गूंजा। जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की राजनीति में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आए, तब प्रशांत किशोर और उनकी शुरुआती टीम, उस समय शायद CAG, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम से जानी जाती थी, ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्दे के पीछे रणनीतिकार की भूमिका निभाई। चाय पे चर्चा जैसे कार्यक्रम हो या सोशल मीडिया का आक्रामक उपयोग, इन सब में उनकी रणनीति का हाथ बताया जाता है। उस चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत ने प्रशांत किशोर को रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2014 में भाजपा के साथ काम करने के बाद उनका सफर किसी एक पार्टी या विचारधारा से बनकर नहीं रहा। ये उन्हें भारतीय राजनीति में एक अनूठी स्थिति में रखता है। वे अलग अलग राज्यों में अलग-अलग, यहां तक कि परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले दलों और नेताओं के साथ जुड़े।
उदाहरण के लिए 2015 में वे बिहार लौटे, लेकिन इस बार भाजपा के खिलाफ। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम किया। ये वो समय था जब नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया था। ये एक बहुत जटिल और कांटे के टक्कर वाला चुनाव था, जिसे महागठबंधन ने जीता। इस जीत का श्रेय काफी हद तक प्रशांत किशोर की रणनीति को दिया गया, जिसमें सामाजिक समीकरणों को साधना और प्रभावी नैरेटिव गढ़ना शामिल था। इसके बाद उनका कारवां रुका नहीं। 2017 में उन्होंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और कांग्रेस ने वहां लंबे समय बाद सरकार बनाई। फिर आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी के लिए रणनीति बनाई और 2019 में जगन रेड्डी ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता। दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया और हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चित अभियानों में से एक रहा 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। वहां उन्होंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया, जब भाजपा पूरी ताकत से उन्हें चुनौती दे रही थी। उस बेहद तनावपूर्ण और ध्रुवीकृत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत हुई और एक बार फिर प्रशांत किशोर की भूमिका की खूब चर्चा हुई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये दल न केवल अलग अलग राज्यों में हैं, बल्कि इनकी विचारधाराएं, सामाजिक आधार और राजनीतिक कार्यशैली भी बहुत भिन्न है। प्रशांत किशोर का इन सब के साथ सफलतापूर्वक काम कर पाना उनकी रणनीतिक अनुकूलन क्षमता मतलब एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। वे हर चुनाव और हर राज्य के लिए अपनी रणनीति को बदलते दिखते हैं। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है, क्या ये सिर्फ पेशेवर दक्षता है या ये भारतीय राजनीति में एक नए युग का संकेत है, जहां विचारधारा से ज्यादा चुनाव जीतने की तकनीक महत्वपूर्ण हो गई है? ऐसा लगता है कि आज भारत का लगभग हर प्रमुख राजनीतिक दल उनकी या उनके जैसी पेशेवर रणनीतिक सेवाओं की अहमियत समझता है, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो। ये दिखाता है कि पार्टियां परिणाम लाने वाले पेशेवर तरीकों के लिए भुगतान करने को तैयार है। ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। ये बात भी गौर करने लायक है कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जानवी दास से शादी की है, जो पेशे से डॉक्टर हैं और असम के गुवाहाटी में पोस्टेड रही हैं। उनका एक बेटा भी है, लेकिन वे अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रखते हैं। तो हमने देखा कि कैसे बक्सर के एक डॉक्टर के बेटे का सफर इंजीनियरिंग से पब्लिक हेल्थ, फिर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से होते हुए भारतीय राजनीति के सबसे शक्तिशाली गलियारों तक पहुंचा। एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से देश के सबसे चर्चित, सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे महंगे चुनावी रणनीतिकारों में से एक बनने तक की ये यात्रा वाकई असाधारण है और कई मायनों में अभूतपूर्व। उन्होंने इतने अलग अलग और अक्सर एक दूसरे के विरोधी दलों और नेताओं के लिए काम किया है। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि उनकी भूमिका या उनकी मांग किसी एक विचारधारा या खेमे से बंधी नहीं है। उनकी रणनीतिक विशेषज्ञता, डेटा पर उनकी पकड़ और शायद उनकी कार्यशैली की मांग वो कहीं ज्यादा व्यापक है। यह निश्चित रूप से दिखाता है कि भारतीय राजनीति में अब पेशेवर सलाहकारों, डेटा एनालिस्ट और कैंपेन मैनेजरों का महत्व कितना बढ़ गया है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में अटक जाता है। ये सोचने वाली बात है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसा क्षेत्र, जहां अब बड़ी आबादी के स्वास्थ्य, बीमारियों के पैटर्न, सामाजिक निर्धारकों और डेटा आधारित हस्तक्षेपों का अध्ययन करते हैं, उस क्षेत्र की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति राजनीतिक रणनीति में इतना सफल कैसे हुआ? क्या पब्लिक हेल्थ में सीखी गई बातें, जैसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचना, जटिल डेटा का विश्लेषण करना, जमीनी हकीकत को समझना और प्रभावी ढंग से संदेश देना, क्या ये सीधे तौर पर राजनीतिक अभियानों में भी उतनी ही कारगर होती हैं? शायद हाँ। और ये स्थिति भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप के बारे में एक बड़ा सवाल भी उठाती है, जहां डेटा, डिजिटल मीडिया, नैरेटिव बिल्डिंग और पेशेवर रणनीति का महत्व लगातार बढ़ रहा है। क्या इससे राजनीति का स्वभाव बदल रहा है? क्या ये नेताओं और पार्टियों को जमीनी कार्यकर्ताओं और पारंपरिक राजनीतिक समझ से दूर ले जा रहा है? क्या रणनीतिकार अब उम्मीदवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं? प्रशांत किशोर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र में हो रहे गहरे बदलावों का भी एक प्रतिबिंब है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने और विचार करने की जरूरत है।